हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक फिज़िक्स का पढ़ने वाले हैं जो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन पार्ट एंड द ग्रेविटेशन पार्ट। फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशन पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके फोर्स हैं जो वो दो टाइप के होंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में हमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात करी थी और नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन के आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रिक्शन आपका क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगी तो वो कैसे वर्क करेगा। एक तो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा रफ सरफेस, उबड़ खाबड़ सा नहीं दिखता। पेपर पे हम लिखते हैं तो उसमें भी इरेगुलर होता है। अगर वो ज़्यादा स्मूथ होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, हमारा पेन जो है उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरह से इंटरलॉकिंग्स होती हैं, इंटरलॉकिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरलॉकिंग बन जाती है। जैसे अगर आपका सरफेस चलने वाला क्या है, रफ है, ठीक है, तो आपकी पैर की और जो आपका जो सरफेस है उसके बीच में इस तरह की इंटरलॉकिंग्स बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारा वॉकिंग में मदद करेगा, राइटिंग में वर्क करेगा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए तो इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा चाहिए। अगर आपका फ्रिक्शन आपको कम मिल रहा है यानी कि सरफेस आपकी क्या होगी, स्मूथ होगी। कैरम बोर्ड और स्केटिंग जब हम करते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं, वुड पार्ट है, वुड पार्ट मतलब लकड़ी का बना हुआ है कैरम बोर्ड हमारा। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक का नहीं लेके, मैं एग्जांपल लकड़ी का ले रही हूं, तो हमारा क्या है, लकड़ी में हमारे इरेगुलरिटीज़ बहुत होंगी, रफ होगा, नहीं दिखेगा आपको, नेक्ड आई से आपको दिख पाएगा, प्रॉपर ऐसे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, हम उसको और स्मूथ बनाने के लिए क्या करते हैं, लोशन तो नहीं लगाएंगे, वो गीला हो जाएगा। हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं, टेल्कम पाउडर वगैरह हम उसमें डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारा सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए और हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम या ज़्यादा, कम हो जाए। ठीक है, और जो हमारा जो वो हमारी जो उसमें जो आप बोलते हैं गोल गोल जो गिट्टी होती हैं, वो आराम से मूव करके जो की होल है, जो होल है, मेन पॉइंट है, उसमें आराम से चली जाती हैं। स्केटिंग में अगर हम बात करें, स्केटिंग में अगर आपका सरफेस क्या हुआ, रफ हुआ, तो आपकी जो स्केट्स हैं वो चलेंगे ही नहीं, आप मूव ही नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। तो उसके लिए आपको सरफेस क्या चाहिए, ऐसा स्मूथ चाहिए जहाँ फ्रिक्शन कम है, आपको कोई रोक ही नहीं पा रहा, आपको स्केट्स इस तरह से रन कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, फ्री मूविंग हो रही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे 3 टाइप के होंगे, स्टैटिक, सेकंड वन इज़ द स्लाइडिंग, थर्ड वन इज़ द रोलिंग। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है, सेकंड वन इज़ द स्लाइडिंग मतलब थोड़ा मूव कर रही है, आपने थोड़ा उसको स्लाइड किया, धक्का दिया। रोलिंग में मतलब बिल्कुल ही मूव कर गई, हल्का सा आपने उसे फोर्स अप्लाई किया और रोल कर करके चली गई, आपका काम लेस हो गया। तो किस में आपका फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, स्टैटिक में, रुकी वाली चीज़ में ना। बॉडी बिल्कुल कांटेक्ट में, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है, हिलने नहीं दे रहा बिल्कुल, आपका ऑब्जेक्ट खुद से नहीं हिल पा रहा। आपको जब आप में स्टैटिक में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, आपका स्लाइडिंग बनेगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करोगे, स्लाइडिंग आपको उससे भी ज़्यादा, जब उसमें और फोर्स लगाएंगे तो आपका एकदम से जब उसको छोड़ देंगे तो रोल कर जाएगा। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू द रोलिंग। स्टैटिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी एज कम्पेयर टू द रोलिंग, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा जो है सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम स्लाइडिंग होगा, उससे कम हमारा रोलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना हो सके हम मैक्सिमम रफ सरफेस रखें। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही रफ कर दिया, बड़े बड़े इतने आपने क्या किए, गड्ढे कर दिए बहुत बड़े बड़े, और फिर तो आपको उसमें फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन नज़र आएगा, आप फंस ही जाएंगे, निकलने में और टाइम लगेगा। मतलब अगर आपको चलना है, गिरना नहीं है, तो उस इरेगुलरिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी ना, कितने लेवल की रखनी है। ये नहीं कि बिल्कुल रख दोगे, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे भी मत करना, कहीं पे प्लेन कहीं पे गड्ढे, वो तो आप गिरेंगे ही, आपका टाइम भी वेस्ट होगा निकलने चलने में। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
रफनेस बढ़ा दो और मास बढ़ा दो, मतलब मास बढ़ा देंगे, अपने आप बॉडी हिल ही नहीं पाएगी, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा ना। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने जनरल टर्म्स आपको बताया था। और फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है ना। देखिए ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और देखिए 2 बॉडी हैं, एक मास 1 की है, एक मास 2 की है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। नॉन कॉन्टैक्ट है तो यानी कि दूर दूर होंगे ना, और कॉन्टैक्ट में क्या था, हमारा बिल्कुल पास में थे, कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा m1 m2 बाय r², ठीक है। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन जब हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे ये g आया, कैपिटल G, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6.6 इंटू 10 दी पावर -11, 6.6 इंटू 10 दी पावर -11। इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया हमारा, ये g आया, कैपिटल G आया, 6.6 इंटू 10 दी पावर -11। फाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, g की वैल्यू निकालनी है, हमें g का फॉर्मूला निकालना है, या g की यूनिट निकालनी है, हमने क्या किया, ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना। देखिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा से लिख के दिखा रही हूँ किस तरह से बना। देखिए F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r²। ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हट गया तो मेरा ये कैपिटल G आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी, 6.6 × 10 दी पावर -11। इसकी यूनिट निकालनी है। क्या करेंगे, G को इधर रखिए, R को दूसरी तरफ ले जाइए, m1 m2 को दूसरे नीचे की तरफ ले जाइए। ये देखिए क्यों किया, उसको अकेला छोड़ दीजिए, G को अकेला छोड़ दीजिए, तभी तो आपकी उसकी फाइनल यूनिट निकलेगी, ठीक है। तो F की क्या है, F मतलब फोर्स, न्यूटन हो गया, r² मतलब 2 बार डिस्टेंस ले रखा है, मतलब पावर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर हो गया। m1 m2 हमारे मास है, दोनों के लिए kg होगा, ठीक है, तो kg का स्क्वायर हो गया। ये हमारी इसकी क्या हो गई, ये हमारी इसकी हो गई यूनिट, ठीक है। और ये हमारा इसका नाम हो गया, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता हो, मैं आपको हर बार एक ही बात कहती हूँ, फॉर्मूला पता होगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप आराम से अपना यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल G और स्मॉल g के बारे में डिफरेंस। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल बात है, ग्रेविटी अर्थ पे कितनी है, मून पे कितनी है, ये ग्रेविटी हो गया, ठीक है। ये लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 दी पावर -11। इसकी अर्थ पे कितनी है, 9.8। ये अर्थ की बात कर रहे हैं हम सारी, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं। 9.8 और 6.6 इंटू 10 दी पावर -11। अब देखिए इसका फॉर्मूला, G का फॉर्मूला क्या था, ये निकाला था हमने, ये फॉर्मूला याद करो, G का फॉर्मूला निकाल लो। और यहाँ पे हमारा इस G का भी फॉर्मूला होता है, इस G का भी फॉर्मूला होता है, पर क्योंकि हमें G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो हम फॉर्मूले को याद करते ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय r², कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाय r², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हमें स्मॉल g की वैल्यू ऑलरेडी पता है। और मून पे कितना होगा, 1/6 ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 हो जाएगी, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन स्मॉल g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग प्लैनेट पे वेरी करेगी। जैसे मून पे आपका जो है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, उस पे अलग है, अर्थ का अलग है। तो आई होप कि ऑल जो आपके प्लैनेट्स होंगे वहाँ पे अलग ग्रेविटी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं, कंसेप्चुअल फैक्ट्स लिखे हैं। स्मॉल g इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। याद रखिएगा, पोल्स पे मैक्सिमम है स्मॉल g, पोल्स पे मैक्सिमम है स्मॉल g,
और जी हमारा कहाँ पे आ रहा था, आपको याद है, F इजिकल्स टू mg, ये हमारा आ रहा था वेट के केस में, तो यानी कि वेट का भी फ़र्क होगा, यानी कि वेट भी हमारा जो होगा वो पोल्स पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी थी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हमें दी थी न्यूटन ने, ठीक है। जी डिसअपियर्स, अगर आपका जी, अर्थ से जी ही, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी है वो गायब हो गया, आपकी बॉडी उड़ने लगेगी, उड़ने लगेगी, ग्रेविटी लगेगी नहीं, ग्रेविटी लगेगी नहीं, F इजिकल्स टू mg, तो आपका g क्या हो गया, 0 हो गया, तो m इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो वेट क्या हो गया, 0। यानी कि स्मॉल g, ग्रेविटी का हट जाना, ख़त्म हो जाना, मतलब वेट पे फ़र्क पड़ेगा, मास पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मास आपका हर जगह सेम था लेकिन वेट वेरी करेगा, ठीक है। तो वेट आपका 0 हो जाएगा लेकिन मास आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मास आपका सेम रहेगा, ठीक है। अगर g आपका स्मॉल g डिसअपियर्स हो गया तो वेट 0 हो जाएगा लेकिन मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। F इजिकल्स टू mg, g आपका 0 हो गया, m इंटू 0 0, वेट 0 हो गया लेकिन मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल जो है मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। इसमें आपको याद क्या करना है, इस वीडियो में आपको जो याद करना है वो आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पता होने चाहिए, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, कैपिटल G का नाम, उसकी वैल्यू, और आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, कैपिटल G और स्मॉल g में डिफरेंस, और ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, जितना मैं आपको काम करा रही हूँ ये आपका सिलेक्टेड पार्ट है, इसको कर लीजिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ना करने से अच्छा कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो मिलेंगे वो नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज़ दी थ्रस्ट एंड दी अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाय एंड फोर्स, इन सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।